हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक यूनिट है जिसमें दो चैप्टर शामिल है। चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जेनेटिक्स के मीनिंग को हम लोग समझते हैं। हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि माता पिता अगर गोरे गोरे हैं तो उनका संतान गोरा ही हो जाता है। माता पिता अगर सांवले हैं तो उनका संतान प्रायः सांवला ही हो जाता है। माता पिता अगर ज्यादा लंबे हैं तो संतान बड़ा होकर के वो भी लंबा हो जाता है। माता पिता अगर थोड़ा कम हाइट के हैं तो संतान का उम्र बढ़ने के बाद भी वो थोड़ा सा कम हाइट का ही रहता है। माता पिता का चेहरे का बनावट जैसा दिखता है बच्चे का भी थोड़ा बहुत मैच जरूर करता है। इसका मतलब है कि माता पिता का लक्षण उनके संतान में ट्रांसफर करता है। यह बात प्राचीन काल से ही लोगों को पता था कि माता पिता का लक्षण उनके संतान में ट्रांसफर करता है, लेकिन कैसे ट्रांसफर करता है यह बात प्राचीन काल में किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, और मेंडल साहब ने ही बताया था कि माता पिता का लक्षण कैसे कैसे संतान में ट्रांसफर करता है। और अगर संतान बना है लैंगिक जनन से, सेक्सुअली प्रोडक्शन से, तो संतान हूबहू अपने पेरेंट के समान नहीं होगा। संतान में कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ विभिन्नता, कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा। हम सब देखते हैं कि माता पिता से बच्चे का जब जन्म होता है तो माता पिता का कुछ लक्षण तो संतान में ट्रांसफर कर जाता है, लेकिन फिर भी वह संतान हूबहू अपने माता पिता का फोटोकॉपी नहीं होता है। संतान में कुछ ना कुछ अंतर देखने के लिए मिलता है। इसी अंतर को हम कहते हैं वेरिएशन, यानी कि विविधता कहते हैं। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत माता पिता और उनके संतान के बीच के कुछ समान लक्षण और कुछ असमान लक्षण का अध्ययन किया जाता है। यानी माता पिता और संतान के बीच में कुछ समानता भी होता है, कुछ असमानता भी होता है। इसी चीज का अध्ययन करना कहलाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि माता पिता और उनके संतान के बीच में क्या समानता और क्या असमानता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में लिखते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम इसके जगह पर हेरिडिटी भी लिख सकते हैं, हेरिडिटी भी लिख सकते हैं। एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेंस। देखिए ध्यान से, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, ठीक है, और वेरिएशन, और क्या है, वेरिएशन के अध्ययन को ही कहा जाता है जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस या फिर बोलेंगे हेरिडिटी, और दूसरा क्या बोलेंगे, वेरिएशन। अब हम लोग समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब भी पेरेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और ऑफ स्प्रिंग का जन्म होगा, संतान का जन्म होगा, माता पिता से जब संतान का जन्म होगा, तो माता पिता का जो कैरेक्टर होता है, जो माता पिता का आनुवंशिक लक्षण होता है, वह बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। जो लक्षण माता पिता से संतान में चला जाता है उसी को कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स।
जैसे शरीर की लंबाई क्या है, स्किन का कलर क्या है, ये सब लक्षण बच्चे में ट्रांसफर कर जाएगा। इसको हम बोलेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। माता पिता पढ़े लिखे हैं तो क्या ये जो नॉलेज है, जो पढ़ाई लिखाई है, क्या ये भी बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है? मतलब माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो क्या संतान पढ़ा लिखा जन्म लेता है? ऐसा तो नहीं होता है। माता पिता डॉक्टर हैं तो क्या संतान डॉक्टर बन के जन्म लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब वह लक्षण है जो कि माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर नहीं करता है। तो जो लक्षण ट्रांसफर नहीं करेगा वह कहलाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि उपार्जित लक्षण, जन्म के बाद सीखा हुआ लक्षण। लेकिन जो लक्षण पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है, जैसे त्वचा का रंग हो गया, फिर शरीर की लंबाई हो गई, चेहरे का बनावट हो गया, ये सारा लक्षण कहलाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, यानी कि जब माता पिता से बच्चे का जन्म होता है, तो माता पिता का लक्षण बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। और बच्चे में ट्रांसफर करने का ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही, ये जो प्रोसेस है यानी माता पिता का लक्षण बच्चे में ट्रांसफर कर गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। कैसे ट्रांसफर करता है? तो आज हम लोग जानते हैं कि फादर में स्पर्म का निर्माण होता है और फादर के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। मदर में ओवम का निर्माण होता है और ओवम में भी मदर का 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। माता पिता के क्रोमोसोम में उनका डीएनए होता है। जब स्पर्म जुड़कर जायगोट बनाता है, स्पर्म और ओवम जब जुड़ करके जायगोट बनाता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे में फादर से 23 क्रोमोसोम आ गया, मदर से 23 क्रोमोसोम आ गया और उनके क्रोमोसोम के साथ उनका डीएनए आ गया, उनका जीन आ गया। और इस तरह से डीएनए और जीन के माध्यम से, क्रोमोसोम, गेमेट, जीन, डीएनए के माध्यम से माता पिता का लक्षण बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। तो वो ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। और इस घटना को, ये जो घटना है, ठीक है, ट्रांसफर करने की जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं हेरिडिटी। इस घटना को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑर्डर करते हैं, माना कि मैंने जो है ना कुछ बुक्स ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल ऐप से। तो जब हम एक बुक ऑर्डर करते हैं और कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद वो बुक हमारे घर तक पहुंच जाता है, तो हम बुक को ऑर्डर किए और 5 दिन बाद हमारे घर पर वो बुक आ गया, ये है हेरिडिटी। लेकिन जिस प्रोसेस के द्वारा आया, अब ऑनलाइन शॉपिंग का जो सेंटर है अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में सामान वो बुक पैक किया गया होगा, फिर उसको ट्रेन के माध्यम से अपने लोकल एरिया में भेजा गया होगा, फिर वहां से कोई डिलीवरी कोई बॉय होगा, वो उसको हमारे घर तक पहुंचा देता है। तो जो आने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही कहलाता है इनहेरिटेंस, वंशागति कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा हो गया, यह हेरिडिटी है। लेकिन वो माता पिता का लक्षण बच्चे में आने का जो प्रोसेस है, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, है ना, उसमें क्रोमोसोम आएगा, डीएनए आएगा, जीन आएगा, फिर जुड़ करके जायगोट बनाएगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चे का जन्म होगा। तो माता पिता का वही क्रोमोसोम, वही डीएनए, वही जीन बच्चे में ट्रांसफर करेगा, तब ना बच्चा का कैरेक्टर पेरेंट से मिलेगा जुलेगा। तो वो जो गुणों को आने का जो प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उम्मीद है कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी समझ में आया होगा। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये संतान बना है तो ये संतान अपने पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा। यह संतान अपने पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पेरेंट्स से थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान संतान का जन्म होता है तो वह संतान हूबहू अपने पेरेंट के समान नहीं होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब अलैंगिक जनन के दौरान किसी एक पेरेंट से ही संतान बनता है, वह संतान हूबहू अपने पेरेंट के समान होता है। इसलिए हम ऐसे संतान को कहते हैं क्लोन।
लेकिन यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनेगा उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता, कुछ ना कुछ वेरिएशन बच्चे में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ये जो बच्चा डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब है माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतान में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, या फिर हेरिडिटी का मतलब है माता पिता के गुणों को बच्चे में ट्रांसफर कर जाना, और वेरिएशन का मतलब है कि माता पिता और संतान के बीच में जो अंतर है उस अंतर को कहते हैं वेरिएशन। तो हम इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी और वेरिएशन के अध्ययन को ही कहते हैं जेनेटिक्स। क्या इतना बात समझ में आ गया? कोई तरह का दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग जरा सा देखते हैं जेनेटिक्स के फादर कौन है। एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है जेनेटिक्स का फादर। ग्रेगर जॉन मेंडल कहां के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के, है ना। किस कंट्री के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के, है ना। ये थे कहां के? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको कहते हैं क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सबसे पहले बताया था कि गुणों का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक, यानी कि 7 साल तक, ठीक है, 7 ईयर्स, 7 साल तक इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, है ना। इस डेट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट, मटर के पौधे पर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर, पी प्लांट पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है पता है? मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। तो मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और उसी प्रयोग से इन्होंने पाया कि, इन्होंने समझा कि माता पिता से आखिर गुण बच्चे में कैसे ट्रांसफर कर जाता है। तो रियल में प्रयोग तो किया था मटर के पौधे पर, लेकिन इनका नियम बाकी पौधों पर भी लागू हो गया, जंतुओं पर भी लागू हो गया। हालांकि मेंडल के बाद काफी सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी जेनेटिक्स में काफी ज्यादा योगदान दिया था, लेकिन सबसे पहली बार जो योगदान दिया वो मेंडल साहब ने दिया। इसलिए मेंडल साहब को कहा गया जेनेटिक्स का फादर। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 साल तक प्रयोग किया था, और उसी प्रयोग से इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्होंने समझा कि आखिर गुण माता पिता से बच्चे में कैसे ट्रांसफर करता है। तो मेंडल साहब का मानना था कि जीव के शरीर में कुछ कण होता है जिसमें गुण संचित रहता है, और वह कण बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, और जब भी माता पिता से बच्चे का जन्म होता है तो वही कण, जिसको इन्होंने नाम दिया था फैक्टर, उस कण को, गुण के कण को मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर। इन्होंने कहा कि हर लक्षण के लिए फैक्टर होता है, जीव के शरीर में हर एक लक्षण के लिए एक फैक्टर होता है, कण होता है, और माता पिता का वही फैक्टर बच्चे में आ जाता है, और फैक्टर के साथ साथ माता पिता का आनुवंशिक लक्षण भी बच्चे में ट्रांसफर कर जाता है। तो इन्होंने कहा था कि जीवों में लक्षण के लिए क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, लक्षण के लिए जीव के शरीर में क्या होता है? फैक्टर होता है।
यही फैक्टर आगे चल करके कहलाया जीन। ठीक है, मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर और एक जोहानसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने नाम दिया था जीन। ठीक है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था वही आगे चल करके कहलाया जीन। और बाद में पता चला कि जीन जो होता है ये होता है पार्ट ऑफ डीएनए, ये होता है पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का ही हिस्सा होता है। और बाद में पता चला कि ये जो डीएनए है ये कब पाया जाता है, क्रोमोसोम पर। ये कहां पर पाया जाता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम पर पाया जाता है डीएनए, डीएनए का कुछ कुछ पार्ट ही कहलाता है जीन, और जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है, और इसी जीन को मेंडल ने कहा था फैक्टर। तो आज हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हाँ जीन होता है, डीएनए होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्म ओवम का निर्माण होता है और गुणों का कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। लेकिन मेंडल के समय, जब मेंडल ने प्रयोग किया तो मेंडल के समय ना तो डीएनए का खोज हुआ था, ना तो जीन नाम था, ना ही क्रोमोसोम का खोज हुआ था, और ना ही मियोसिस सेल डिवीजन का खोज हुआ था। तो किसी चीज का खोज नहीं हुआ था। और उस समय मेंडल ने एक प्रयोग करके, जो एक अनुमान लगा करके एक फैक्टर का कल्पना किया, एक जीन का कल्पना किया और उसके वंशागति के नियम के बारे में बताया, वो उस समय के अन्य वैज्ञानिकों के लिए उतना आसान काम नहीं था, है ना। तो इसलिए मेंडल को कहा गया जेनेटिक्स का फादर। लेकिन मेंडल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वैज्ञानिक रहे। ये जीते जी इनको वैज्ञानिक का उपाधि नहीं दिया गया, क्योंकि मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं थे उस समय के। ये बिल्कुल एक आम व्यक्ति थे, एक आम इंसान थे, और इनका वैज्ञानिकों के लिस्ट में कोई नाम इनका नहीं था। ठीक है, तो जब मेंडल ने प्रयोग किया और अन्य वैज्ञानिकों को बताने का प्रयास किया, चिट्ठी लिख करके बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चिट्ठी लिखा कि मैंने इस तरह का प्रयोग किया है, तो बाकी वैज्ञानिकों ने देखा कि ये कौन सा मेंडल नाम का व्यक्ति है, और ये जो है कुछ पौधा पर, मटर के पौधा पर प्रयोग किया है, लंबा मटर का पौधा लिया, बौना मटर का पौधा लिया, क्रॉस पोलिनेशन कराया, अगली पीढ़ी में सभी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, फिर अगली पीढ़ी में सेल पोलिनेशन कराने के बाद लंबा बौना दोनों तरह का पौधा प्राप्त हुआ। तो बाकी वैज्ञानिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेंडल आखिर बताना क्या चाह रहा है। और मेंडल ने बायोलॉजी में पहली बार मैथ का यूज किया था। हम लोग मेंडल का प्रयोग पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, वहां हम लोग इसका पूरा हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रयोग किया था। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को भी इसमें शामिल किया था। तो बाकी वैज्ञानिकों को उतना समझ में नहीं आया, और चूंकि मेंडल कोई बड़े वैज्ञानिक थे नहीं, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट पर बहुत ज्यादा दूसरे वैज्ञानिकों ने ध्यान भी नहीं दिया। और जिस समय मेंडल अपना प्रयोग करके चिट्ठी लिख करके दूसरे वैज्ञानिकों को समझाने का कोशिश कर रहे थे, उस समय एक बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे डार्विन। और उसी समय डार्विन ने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति प्राचीन काल के बंदर से हुई है। और उस समय यह एक बहुत बड़ी बात थी कि मनुष्य की उत्पत्ति प्राचीन काल के बंदर से हुई है, क्योंकि पहले सब लोग यही जानता था कि मनुष्य को गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है ना। और डार्विन कह दिया कि मनुष्य बना है प्राचीन काल के बंदर से विकसित होकर के, यानी हमारा पूर्वज बंदर था। तो बाकी वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि डार्विन ये बात कैसे कह सकता है, चलो डार्विन से पूछते हैं। तो बड़ी तनाव का स्थिति था। कई लोग तो जो पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग डार्विन के घर को घेर करके डार्विन को मारेंगे, डार्विन कैसे ये बात कह सकता है कि हम लोग बंदर से बने हैं, हम लोग क्या बंदर हैं। तो जो है बाकी वैज्ञानिकों का ध्यान चला गया था किसकी ओर, डार्विन की ओर। और वहां मेंडल चिट्ठी लिख रहे थे बड़े वैज्ञानिकों कि पीला मटर का बीज है, हरा मटर का बीज है, क्रॉस पोलिनेशन कराए, F1 पीढ़ी में पीला बीज वाला पौधा प्राप्त हुआ। तो ये लंबा पौधा, बौना पौधा, पीला बीज, हरा बीज, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, ये उतना अच्छा टॉपिक उस समय के हिसाब से नहीं था। जहां कोई बात कर रहा है कि बंदर से ही विकसित होकर के मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वहां कोई आदमी कर रहा है पीला बीज, हरा बीज, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, लंबा पौधा, बौना पौधा। तो इन बातों पर बाकी वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया, और अगर किसी ने ध्यान भी दिया तो उसको ठीक से समझ में नहीं आया। इसलिए मेंडल को जीते जी साइंटिस्ट का उपाधि नहीं दिया गया।
मेंडल की मृत्यु शायद 1884 ईस्वी में हो गई थी और इसकी मृत्यु के कई सालों के बाद 1905 ईस्वी में, जब ईस्वी आ गया 1905, ठीक है, जब ईस्वी आ गया 1905 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने, 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के प्रयोग को दोहराया और इस बात को जानने का कोशिश किया कि आखिर गुणों का ट्रांसफर कैसे होता है। 3 वैज्ञानिक कौन थे? 3 साइंटिस्ट, एक थे ह्यूगो डी व्रीज, दूसरे थे कार्ल कॉरेंस और तीसरे थे शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोग को दोहराया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोग को दोहराया। ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के थे। एक जगह में ये तीनों वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर रहे थे। ये तीनों वैज्ञानिक बिल्कुल अपने अपने जगह में प्रयोग कर रहे थे और किसी को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं था। और जब तीनों को यह बात समझ में आ गई कि गुणों का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, तो एक वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ। वहां पर इन तीनों ने बताया कि मैंने इस चीज का खोज किया है। तो पता चला तीनों ने एक ही चीज का खोज किया है। और फिर जाकर के मिला इन तीनों को मेंडल का नोट्स। मेंडल जब इस समय एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने अपना नोट्स बना दिया था और वो वैज्ञानिकों को भेज करके बता रहे थे कि हम इस तरह का प्रयोग किए हैं, तो इन तीनों वैज्ञानिकों को मिल गया मेंडल का नोट्स। तब जाकर के इन तीनों वैज्ञानिकों को समझ में आया कि आज 1905 ईस्वी में हम जिस चीज को खोजे हैं, मेंडल तो 35-40 साल पहले ही इस चीज का खोज कर दिया था। लेकिन मेंडल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वैज्ञानिक रहे कि उनको जीते जी वैज्ञानिक का उपाधि नहीं दिया गया। फिर इन तीनों ने कहा कि आखिर जेनेटिक्स का फादर कौन कहलाएगा? कहा कि नहीं, हम तो आज खोजे हैं, लेकिन 35-40 साल पहले मेंडल ने इस चीज का खोज कर दिया था, इसलिए मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर कहा जाए। तब से मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और वैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे मॉर्गन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे मॉर्गन। तो मॉर्गन को कहा गया जेनेटिक्स का मॉडर्न फादर। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और जान लेते हैं, शब्द जेनेटिक्स किसने दिया था? बाय बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेट। तो एक तरफ लिखते हैं कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण। ठीक है, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं ट्रेट। क्या होता है ये ट्रेट? क्या होता है? किसी भी लक्षण के 2 या 2 से अधिक रूप हो सकते हैं। जैसे एक लक्षण है लंबाई। जीव के शरीर की कुछ ना कुछ लंबाई तो होती है, तो ये एक लक्षण है। लेकिन इस लंबाई का 2 रूप होता है। लंबाई अगर ज्यादा है तो कहते हैं लंबा, और लंबाई अगर कम है तो कहते हैं बौना। तो ये लंबा और बौना होना कहलाता है ट्रेट। लंबाई एक लक्षण है और उसका जो 2 रूप है लंबा और बौना, ये क्या है? ट्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं बीज के रंग की। बीज का रंग, हम बीज का रंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेंडल ने जो मटर के पौधा पर प्रयोग किया था ना, तो बीज के रंग को लेकर के प्रयोग किया था।
तो बीज का कुछ ना कुछ तो रंग होगा, वो रंग होना कहलाता है कैरेक्टर यानी कि लक्षण। और इसका दो रूप, मटर का बीज दो रंग का होता है, एक होता है पीला और एक होता है हरा। तो पीला हरा दोनों क्या है? ट्रेट है। पीला और हरा बीज क्या है? ट्रेट है। तीसरा है बीज की आकृति। बीज की आकृति, तो मटर के बीज की आकृति भी दो तरह की होती है, एक गोल होती है और एक झुर्रीदार होती है। झुर्रीदार का मतलब क्या हुआ? गोल यानी कि पूरा गोल होगा, और झुर्रीदार का मतलब थोड़ा सा रुखड़ा रुखड़ा टाइप का होगा, इस तरह से। ठीक है, सिकड़ा हुआ झुर्रीदार बीज। तो गोल और झुर्रीदार ये ट्रेट है, लेकिन बीज की आकृति क्या है? लक्षण है। चौथा, अगर हम बात करें फूल का रंग, फूल का रंग, तो फूल का रंग तो बहुत तरह का हो सकता है। लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, पीला हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये सब कहलाता है ट्रेट, और ये सब कहला गया लक्षण। यानी कि किसी भी लक्षण के दो या दो से अधिक रूप होते हैं, और उन रूपों को ही हम कहते हैं ट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं आखिर गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, समझिए गुणसूत्र है क्या। तो एक सेल है, एक कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेल के अंदर कुछ उलझा हुआ धागा होता है। जैसे ये एक धागा है, ऐसे ये और भी धागा है, ये और भी धागा है, ये और भी धागा है, बहुत सारा धागा है। इस धागा को कहते हैं क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन थ्रेड। सारे क्रोमेटिन धागा को मिला देंगे तो एक जाल बन जाएगा, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। जब सेल में सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन धागा है ये क्वाइल्ड होने लगता है, क्वाइलिंग करेगा, छोटा होगा। ये क्रोमेटिन धागा जो है ना, जैसे एक धागा हम यहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं, ये एक धागा क्रोमेटिन धागा, क्वाइलिंग किया, क्वाइलिंग करेगा तो ये इस तरह से क्वाइल होना शुरू होगा, और क्वाइलिंग करेगा तो और इस तरह से क्वाइल करेगा, और इस तरह से लगातार क्वाइलिंग करते करते लंबाई हो जाता है छोटा, और जैसे लंबाई ज्यादा छोटा होगा तो स्पष्ट वो धागा का टुकड़ा जैसा दिखने लगेगा। हम इसी को कह देते हैं क्रोमोसोम। ये धागा का टुकड़ा क्या कहला गया? क्रोमोसोम कहला गया। ठीक है, तो जब सेल में सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका में कोशिका विभाजन होने लगता है, तो यही जो क्रोमेटिन धागा है ये क्वाइलिंग करेगा, क्वाइलिंग करके क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगता है। या किस रूप में दिखने लगेगा? क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगेगा। ठीक है, ये किस रूप में दिखेगा? क्रोमोसोम के रूप में दिखेगा। ये जो है क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगता है, ये जो है ना क्रोमोसोम के रूप में दिखेगा। और जब क्रोमोसोम दिखता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, इसलिए हम न्यूक्लियस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम बन जाएगा, तो हम यहाँ क्रोमोसोम बनाते हैं। ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ये हो गया तीसरा क्रोमोसोम, ये हो गया चौथा क्रोमोसोम। तो बहुत सारा क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। तो हम एक क्रोमोसोम का चित्र बाहर बनाते हैं, ये क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, एक क्रोमोसोम का चित्र हम बाहर बनाते हैं। अगर हम बात करें इस क्रोमोसोम की, तो ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, इसके पास एक डीएनए है। क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक डीएनए, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी अगर इस क्रोमोसोम के पास एक डीएनए है तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन जब इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जब इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा, एक से दो डीएनए बन जाएगा, तो क्रोमोसोम का बनावट हो जाता है कुछ इस तरह का। तब क्रोमोसोम का बनावट हो जाता है कुछ इस तरह का। तो ये भी क्रोमोसोम है, यह भी क्या है? क्रोमोसोम है।
लेकिन इसके पास अब कितना डीएनए आ चुका है, 2 डीएनए हो गया है। इसके पास कितना डीएनए है, 2 डीएनए। एक डीएनए जब तक रहेगा तो क्रोमोसोम ऐसा है, और जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन कर लेगा, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा, तो फिर क्रोमोसोम का बनावट ऐसा हो जाता है, क्रोमोसोम इस तरह का दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हुआ एक डीएनए वाला क्रोमोसोम, और ये हो गया 2 डीएनए वाला क्रोमोसोम। फिर आगे चल करके ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है ना, ये क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर होता है, ये गोल ऐसा स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमियर आगे चल करके बीचों बीच 2 हिस्से में टूट जाता है, और ये हाफ पार्ट अलग हो जाएगा, हाफ पार्ट अलग हो जाएगा। फिर जब 1 से 2 सेल बनेगा, 1 से 2 कोशिका जब बनेगा, तो आधा पार्ट एक कोशिका में चला जाएगा, फिर बाकी आधा पार्ट दूसरे कोशिका में चला जाता है। तो हर कोशिका विभाजन से पहले डीएनए कंटेंट को डबल किया जाता है, यानी डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। तो कोशिका विभाजन से पहले जो है, जब कोशिका विभाजन नहीं किया है, तो क्रोमोसोम में बिल्कुल एक डीएनए रहेगा। लेकिन जैसे कोशिका विभाजन स्टार्ट होगा, तो उससे थोड़ा पहले डीएनए को रेप्लिकेट करके क्रोमोसोम को ऐसा बना दिया जाता है, और इसके बाद फिर ये बीचों बीच क्रोमोसोम टूटेगा, और आधा पार्ट एक सेल में चला जाएगा और आधा पार्ट दूसरे नए सेल में चला जाता है। यह है क्रोमोसोम। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोसोम देख लेते हैं। हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम को भी देख लेते हैं, क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम हिंदी में कहते हैं समजात गुणसूत्र। इसको कहा जाता है समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या है ये, जो डिप्लॉयड सेल होता है, जैसे ये एक सेल है, एक कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर में अभी हम क्रोमोसोम बनाते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम बनाते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम एक ही डीएनए वाला बना देते हैं, है ना, एक ही डीएनए वाला क्रोमोसोम बनाते हैं। ये एक क्रोमोसोम और उसका एक जोड़ा वाला क्रोमोसोम है, इसका ये एक जोड़ा वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, एक और बनाते हैं, एक यहां भी ये क्रोमोसोम है, और इसका ये बिल्कुल जोड़ा वाला क्रोमोसोम है। तो जिस सेल में क्रोमोसोम जोड़ा बना करके रहता है, उस सेल को हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। इस सेल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड सेल। दर्शाते हैं किससे, 2n से। हमारा जो बड़ी सेल है, जो हमारा शरीर का जो सेल है, इसमें क्रोमोसोम जोड़ा बना करके रहता है। आप सबको पता होगा कि मनुष्य में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। तो डिप्लॉयड सेल में ये जो जोड़े का क्रोमोसोम रहता है, ये जो एक जोड़ा क्रोमोसोम यहां हो गया, एक जोड़ा क्रोमोसोम यहां हो गया, जोड़े के क्रोमोसोम को ही हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जोड़े के दोनों क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर रहेगा, सेम कैरेक्टर। अगर इस क्रोमोसोम पर यहां, अगर इस क्रोमोसोम पर जो है, अगर इस क्रोमोसोम पर यहां शरीर के हाइट का कैरेक्टर है, यहां अगर हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, शरीर की लंबाई का यहां कैरेक्टर है, तो दूसरे क्रोमोसोम पर यहां बिल्कुल उसी जगह में, सेम लोकस पर, यहां पर भी हाइट का कैरेक्टर होगा। यहां पर भी किसका कैरेक्टर होगा, हाइट का कैरेक्टर यहां पर भी जरूर होगा। अगर इस क्रोमोसोम पर, यहां पर मान लेते हैं इस जगह में, अगर आई कलर का कैरेक्टर है, आई कलर, आंख के रंग का यहां पर कैरेक्टर है, तो जस्ट बगल में दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम उसी जगह में, ऊपर नीचे नहीं, सेम उसी जगह में यहां पर आई कलर का कैरेक्टर होगा, आई कलर का कैरेक्टर होगा। तो डिप्लॉयड सेल में उपस्थित जोड़े के क्रोमोसोम को ही आपस में
समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि जोड़े के दोनों क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर होता है। सेम कैरेक्टर होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या होगा? सेम कैरेक्टर होगा, सेम कैरेक्टर्स, दोनों क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर होगा। अब जैसे यहां पर अगर स्किन कलर का कैरेक्टर यहां है तो जस्ट बगल में भी स्किन कलर का कैरेक्टर यहां पर भी होगा। तो क्रोमोसोम जो है उस पर हमारा कैरेक्टर होता है और जोड़े के क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए जोड़े के क्रोमोसोम को ही क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या इतना बात समझ में आया? थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वीडियो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। तो उम्मीद है कि होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग जीन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है जीन? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जीन क्या है। ठीक है, जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं। यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होता है डीएनए, तो हम क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बनाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर यह है डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर यह हो गया हमारा डीएनए। डीएनए का बनावट हम लोग चैप्टर नंबर 6 में ठीक से जानेंगे। ये इसी तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, चैप्टर नंबर 6 में ठीक से इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए है। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर यहां पर है डीएनए, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। और डीएनए के अलग अलग पार्ट में हमारा कुछ ना कुछ लक्षण होता है। जैसे अगर हम बात करें कि डीएनए के इस पार्ट की बात करते हैं, डीएनए के हम इस पार्ट की बात करते हैं, डीएनए का एक पार्ट हम ये लेते हैं। ठीक है, डीएनए का हम एक पार्ट यह लेते हैं। ठीक है, कलर कहाँ से चेंज होगा? हाँ, कलर यहाँ से हो जाएगा चेंज। डीएनए का एक पार्ट ये ले लिए। ठीक, डीएनए का हम एक और पार्ट ले लेते हैं। क्या क्या हो रहा है? तो डीएनए का एक पार्ट या यहां से भी हो जाएगा। क्या क्या हो रहा है? यहां से हम बना सकते हैं। डीएनए का एक पार्ट हम ये लेते हैं, ठीक है, और डीएनए का हम एक पार्ट ये लेते हैं, फिर डीएनए का हम एक पार्ट ये लेते हैं। ठीक है, जो है बढ़िया है। तो डीएनए का ये जो पार्ट है, डीएनए का ये जो एक पार्ट है, हम इसको कहते हैं जीन। डीएनए के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, डीएनए के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। डीएनए का हमारा ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट कहलाता है एक जीन। डीएनए का यह पार्ट भी हमारा क्या कहला गया? जीन। डीएनए का यह पार्ट भी हमारा क्या कहला गया? जीन। आखिर जीन है क्या? तो रियल में डीएनए का जो यह पार्ट है, यह बनाता है आरएनए। डीएनए का यह पार्ट क्या बनाएगा? आरएनए। डीएनए के इस पार्ट में ऐसी सूचना है कि वह आरएनए बना सकता है। तो डीएनए का यह पार्ट क्या बनाया? आरएनए बनाया। और इस आरएनए में ऐसी सूचना है कि यह प्रोटीन बना सकता है। यह क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का जो कुछ खास खास पार्ट होता है, डीएनए का वह कुछ खास पार्ट पहले बनाता है आरएनए, और
वो आरएनए बनाता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन हमारे शरीर में लक्षण का निर्धारण करता है। लक्षण का निर्धारण करता है। यही प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? लक्षण का निर्धारण करता है। तो डीएनए का वह पार्ट जो पहले आरएनए बनाता है और फिर ये आरएनए प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन ही लक्षण का निर्धारण करता है। तो डीएनए के इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी कि जीन के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ सूचना है। जीन क्या होता है? तो डीएनए का ही कुछ पार्ट होता है जिसमें आरएनए और प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। तो ये डीएनए का ये जो पार्ट है पहले अपनी सूचना के अनुसार बना देगा आरएनए, और इसके पास जो प्रोटीन बनाने की सूचना थी वो आरएनए को ट्रांसफर कर दिया कि लो भैया तुम ही प्रोटीन बनाओ। तो डीएनए का ये पार्ट पहले आरएनए बना दिया और अपना प्रोटीन बनाने का सूचना किसको दे दिया? आरएनए को दे दिया। अब आरएनए उसी सूचना के अनुसार प्रोटीन बना देगा, एमिनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बना देगा, और यही प्रोटीन हमारे शरीर में लक्षण का निर्धारण करता है। मतलब ये हर लक्षण का निर्धारण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो गोरा व्यक्ति इसका मतलब उसके शरीर में कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो कि उसके शरीर को गोरा कर रहा है। कोई व्यक्ति सांवला है, इसका मतलब उसके शरीर में कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो उसके शरीर को सांवला कर रहा है। कोई व्यक्ति लंबा है, इसका मतलब उसके शरीर में कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो उसके शरीर को लंबा कर रहा है। कोई कम हाइट का है, इसका मतलब कोई कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो उसके हाइट को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो हमारे शरीर में जितना भी लक्षण, हर लक्षण के निर्धारण के लिए कुछ ना कुछ प्रोटीन जिम्मेदार है, और ये प्रोटीन बनता है डीएनए के माध्यम से। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए बनाएगा और फिर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन ही लक्षण का निर्धारण करेगा। इस तरह से ये जो डीएनए का पार्ट है ये काम करता है। तो डीएनए का यही पार्ट कहलाता है जीन। ठीक है, हम लोग कुछ वर्ड और जान लेते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 6 का ये सब वर्ड है। जब डीएनए के टुकड़े से आरएनए बनता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तब जाकर के खुद को एक्सप्रेस करता है। यानी कि जो जीन होता है, जीन वो पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बना देगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बना देगा, तब जाकर के लक्षण का निर्धारण करता है। तो ये जो डीएनए का कुछ कुछ पार्ट है वो कहला गया जीन, जो कि लक्षण का निर्धारण करता है। और जो पार्ट, अधिकांश पार्ट, ये जो डीएनए का अधिकांश भाग है, जैसे यहां से यहां तक की बात करते हैं या यहां से यहां तक की बात करते हैं, ये जो डीएनए का पार्ट है यहां पर कोई सूचना नहीं है, कोई लक्षण नहीं है इस जगह में। तो हम इसको कहते हैं जंक डीएनए। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जंक डीएनए। इसको कहते हैं जंक डीएनए। यानी कि डीएनए का वह पार्ट जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई सूचना नहीं होती है, कोई जानकारी नहीं होती है, हम उसी पार्ट को कहते हैं क्या? जंक डीएनए। ठीक है। और एक डीएनए में जो जीन होता है, हम जीन कुछ और नाम लिखें, जीन को कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। और जंक डीएनए को नन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। नन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। और ये जो जीन है ये मात्र 10% होता है डीएनए में, और ये जो जंक डीएनए है यह होता है 90% डीएनए में। यानी कि एक डीएनए में हमको दो तरह का हिस्सा दिखता है। एक तो वो हिस्सा जहां कुछ खास सूचना होती है जिसको कहते हैं जीन, दूसरा वो हिस्सा जहां पर कोई सूचना नहीं होती उसको कहते हैं जंक डीएनए। तो हम लोग जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो हम लोग कोडिंग सीक्वेंस, नन कोडिंग सीक्वेंस को बढ़िया से जान पाएंगे। तो जो जीन होता है उसमें एन बेस का, नाइट्रोजनस बेस का कोडिंग सीक्वेंस होगा, और जो जंक डीएनए होता है उसमें नन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ये सब चैप्टर नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल जान लेना है कि एक डीएनए में जो कुछ खास डीएनए का जो टुकड़ा होता है वह लक्षण का निर्धारण करता है, उस टुकड़ा को कहते हैं जीन।
और जहां पर कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उसको कहेंगे क्या? जंक डीएनए। तो जीन का परिभाषा बहुत तरह से बोला जा सकता है। सबसे जो एक अच्छा परिभाषा वो हम एक बार बोल देते हैं, बोलेंगे क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए का वह खंड जिसमें आरएनए और प्रोटीन बनाकर लक्षण का निर्धारण करने की सूचना होती है, उसे ही हम जीन कहते हैं। ठीक है। और एक क्रोमोसोम पर जितना भी जीन होगा, एक क्रोमोसोम पर जितना भी जीन होगा वो सब एक लीनियर सीक्वेंस में, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहता है। जैसे यह है एक क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पर जितना भी जीन है, जैसे यहां एक जीन है, यहां भी एक जीन है, यहां भी एक जीन है, यहां भी एक जीन है, तो क्रोमोसोम पर बहुत सारा क्या है? जीन। ये सभी जीन, ये जितना भी जीन है, ये जितना भी जीन है, ये सभी जीन लीनियर सीक्वेंस में, रेखीय क्रम में, लीनियर सीक्वेंस, रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहता है। सभी जीन एक सीधी लाइन के रूप में व्यवस्थित रहता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि जीन का मतलब समझ में आया होगा। हम लोग अब थोड़ा सा समझते हैं कि जीन को कैसे दर्शाते हैं, है ना। तो जैसे लिखते हैं लंबाई, लंबाई, तो लंबाई का दो रूप होता है, एक होता है लंबा, एक होता है बौना। एक होता है लंबा, एक होता है बौना। तो जिस जिन में लंबापन का लक्षण होता है उस जिन को हम बड़ी टी से दर्शाते हैं, और जिसमें बौनापन का लक्षण होता है उसको हम छोटी टी से दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी टी यानी कि लंबापन का जो लक्षण होता है ये होता है डोमिनेंट, ये होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण है ये कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण होता है। बताते हैं क्या है ये। और बौनापन का जो लक्षण होता है ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर, ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर, ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर। इसको हम हिंदी में ओ प्रभावी लक्षण कहते हैं, ओ प्रभावी लक्षण कहते हैं। सब समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। क्या है ये सब बताते हैं। देखिए, हम 3 पौधा जमीन की सतह पर बनाने वाले हैं। याद रखना कि हर जीव में एक लक्षण के लिए 2 जीन पाया जाता है। जैसे लंबाई का निर्धारण करना है, तो लंबाई का निर्धारण करने के लिए एक जीव के शरीर में कितना जीन होगा? 2 जीन होगा। तो लंबाई का जीन कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का, बड़ी टी और छोटी टी, यानी कि लंबा और बौना। जिसमें लंबा, ज्यादा लंबा होने का गुण है वो उस जीन को हम कहेंगे बड़ी टी, और जिसमें बौनापन का गुण है उसको बोलेंगे छोटी टी। तो अगर पौधा में बड़ी टी जीन है, लंबा लंबा, तो पौधा तो लंबा हो जाएगा, पौधा हो जाएगा कैसा? लंबा हो जाएगा। लंबा पौधा हो गया, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों जीन बिल्कुल लंबा करने वाला पौधा को है। अगर दोनों जीन बौनापन का हो, छोटी टी, तो पौधा तो बौना हो जाएगा। ये पौधा कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। ये पौधा हो जाएगा बौना। ठीक है। और अगर एक हो बड़ी टी और एक हो छोटी टी, अगर पौधा में एक जीन है लंबाई बढ़ाने वाला बड़ी टी और एक है लंबाई को छोटा करने वाला छोटी टी, तो पौधा कैसा होगा? क्या बीच के हाइट का होगा? तो फिलहाल यहां बीच के हाइट का कुछ नहीं होता है। अगर लंबा और बौना दोनों एक साथ आ जाए तो दोनों में से किसी एक जीन का लक्षण दिखता है और दूसरे जीन का लक्षण नहीं दिखता है, गुण दब जाता है। तो लंबा और बौना में हमेशा लंबापन का लक्षण दिखता है, बौनापन का लक्षण नहीं दिखता है। ठीक है। तो ये पौधा भी कैसा हो गया? लंबा पौधा हो गया। यह पौधा भी कैसा हो गया? लंबा हो गया। ठीक है। मतलब अगर या तो दोनों बड़ी टी हो, लंबा लंबा वाला, तो भी पौधा लंबा होगा। अगर दोनों छोटी टी हो, बौना बौना वाला, तो पौधा बौना होगा। और अगर बड़ी टी छोटी टी हो तो भी पौधा लंबा होता है। इसका मतलब यह है
कि बड़ी टी यानी कि लंबापन का गुण अपना प्रभाव दिखा पा रहा है और छोटी टी यानी बौनापन का गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए हम लंबा वाले गुण को कहते हैं प्रभावी। ये जो बड़ी टी है ये क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है, और छोटी टी क्या है, अप्रभावी है। ये है अप्रभावी। छोटी टी का गुण यहां पर नहीं दिखा, बड़ी टी का गुण दिख गया तो हम बड़ी टी को कहेंगे प्रभावी, और छोटी टी का गुण नहीं दिखा इसलिए छोटी टी को बोलेंगे अप्रभावी। यानी लंबापन का लक्षण प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, बौनापन का लक्षण अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। इसीलिए लंबापन वाले जिन को हम अंग्रेजी के बड़े टी से दर्शा दिए और बौनापन के जिन को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शा दिए, है ना। तो जिन को हम अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर से दर्शा सकते हैं, जिसमें से प्रभावी लक्षण जो भी होगा उसके जिन को बड़े अक्षर से दर्शाएंगे और अप्रभावी लक्षण जो होगा उसको उसके जिन को हम छोटे अक्षर से दर्शाएंगे। एक बात यहां पर और लिख देते हैं, अगर दोनों तरह का जिन्स, दोनों जिन्स सेम टाइप का, जैसे बड़ी टी सेम है, छोटी टी सेम है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन ये भी कहलाएगा होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन यहां पर बड़ी टी और छोटी टी अलग अलग है ना। इस कंडीशन को कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कहलाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों जिन बिल्कुल समान है, जैसे यहां बड़ी टी यहां भी छोटी टी समान है ना, है, तो हम इसको होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। और यहां एक बड़ी टी हो गया, एक छोटी टी हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। क्या इतना समझ में आया? अब देखना है, ज्यादातर जीव डिप्लॉइड होता है। जैसे मनुष्य का जो सेल है वो डिप्लॉइड है। हमारे कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में रहता है, हमारे सेल में क्रोमोसोम जोड़ा बना करके रहता है, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहता है। तो इसलिए जो जिन है वो भी जोड़े में ही रहता है, इसलिए जिन भी जोड़े में ही रहता है ना। तो डिप्लॉइड कंडीशन में जो है प्रत्येक जीव के शरीर में एक लक्षण के लिए कितना जिन होगा, 2 जिन होगा। क्या इतना समझ में आ गया? एकदम ठीक है। अब हम लोग, अच्छा, अगर पूछा जाए कि जिन किसके बने होते हैं, तो बोलेंगे डीएनए के खंड के बने होते हैं। जिन किसके बने होते हैं? डीएनए के खंड के बने होते हैं। एक वर्ड हम लोग को और समझना है, लोकस क्या होता है? लोकस क्या होता है ना। लोकस क्या होता है? लोकस क्या है? ठीक है, लोकस क्या है? तो क्रोमोसोम पर, जैसे ये है क्रोमोसोम, ये हुआ एक क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पर बैठा हुआ यहां पर जिन, बैठा हुआ है क्या? जिन। ये सब क्या है? ये सब है जीन्स। तो क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जिन बैठा रहता है वो स्थान ही कहलाता है लोकस। यानी कि जिस स्थान पर, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर ये जिन रहता है उस स्थान को ही क्या कहेंगे? लोकस। यानी कि लिखते हैं कि क्रोमोसोम के जिस स्थान पर, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जिन स्थित रहता है उसी को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। उस स्थान को ही लोकस कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जिन रहता है उसको क्या बोलेंगे? लोकस कहेंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना। हम लोग थोड़ा सा एलील के बारे में समझ लेते हैं। एलील क्या होता है? हम लोग समझते हैं कि अब एलील क्या है। एलील या हम इसको एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। एलिलोमॉर्फ, एलील या एलिलोमॉर्फ, एलील या एलिलोमॉर्फ। ठीक है, एलील या एलिलोमॉर्फ क्या है?
कोई भी जिन है, किसी भी जिन का जो वैकल्पिक प्रकार होता है, जैसे लंबाई का जिन, जैसे हम बात करते हैं लंबाई का जिन, लंबाई का जिन, तो लंबाई का जिन दो तरह का होता है, बड़ी टी और छोटी टी। किसी भी जिन का जो अलग अलग प्रकार होता है वो प्रकार ही कहलाता है एलिल। यानी लंबाई का जो जिन है वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है बड़ी टी, एक होता है छोटी टी। तो हम बड़ी टी को कहते हैं एक एलिल और छोटी टी को भी हम कहते हैं एक एलिल। तो ये एक बड़ी टी एक एलिल है और एक छोटी टी एक क्या है, एलिल है। दो टी मिल जाएगा तो वो जिन कहला जाएगा, दो टी मिलेगा तो क्या कहलाएगा, जिन कहलाएगा। और सभी जीव का शरीर प्रायः डिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड कंडीशन में जिन में कितना एलिल होगा, दो एलिल होगा। कुछ और फिगर बनाते हैं, जैसे ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम और ये दोनों भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सब जोड़े का क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है, जोड़े का क्रोमोसोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर हम इस पर जीन को दर्शाएं तो यहां पर अगर कैपिटल टी एलिल है और यहां भी कैपिटल टी है तो रियल में ये दोनों मिल करके कहलाता है एक जिन, और एक टी एक एलिल कहलाता है। एक टी एक एलिल है, दोनों टी मिलकर के एक जिन कहलाया। अगर यहां बात करें, इस जगह अगर कैपिटल टी है और इस जगह अगर स्मॉल टी है, ये दोनों मिलकर कहलाता है एक जिन। यहां पर अगर स्मॉल टी और यहां भी अगर स्मॉल टी, तो ये दोनों मिलकर कहलाएगा एक जिन। लेकिन एक टी एक एलिल होता है, तो डिप्लॉयड कंडीशन में, यहां लिख देते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में, डिप्लॉयड यानी ट्वेन कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में एक जो जिन होता है उसमें दो एलिल पाया जाता है ना। रियल में दो टी मिलेगा तो वह एक जिन कहलाएगा और ये दोनों टी एलिल है। जैसे यहां एक बड़ी टी एक छोटी टी, दोनों को मिला करके हम कहेंगे एक जिन, और इस जिन में कितना एलिल है, दो एलिल, एक है बड़ी टी और एक है छोटी टी। तो किसी भी जिन का जो वैकल्पिक प्रकार होता है वही कहलाता है एलिल। तो लंबाई का जिन दो प्रकार का, बड़ी टी और छोटी टी। तो बड़ी टी और छोटी टी ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एलिल है। लंबाई का ये दोनों एलिल है और दो एलिल मिलेगा तो जाकर के एक जिन कहलाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? तो याद रखना ये बात कि एक जिन में दो एलिल होगा और ये दोनों एलिल समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित रहता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जिन का दोनों एलिल अलग अलग क्रोमोसोम पे रहेगा और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, समजात गुणसूत्र होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक टी इस क्रोमोसोम पर और दूसरा टी फिर इसी क्रोमोसोम पर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों टी अलग अलग क्रोमोसोम पे रहेगा और वो दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए। ठीक है, कुछ और छोटा छोटा बात हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है ये? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है? अगर डिप्लॉयड कंडीशन में दोनों एलिल एक समान है, अगर डिप्लॉयड कंडीशन में दोनों एलिल एक समान, जैसे बड़ी टी हो या छोटी टी हो या बड़ी आर हो या छोटी आर हो, अगर दोनों एलिल बिल्कुल एक समान, ये दो टी मिलकर एक जिन, इस एक जिन में दो एलिल, यहां भी एक जिन में दो एलिल, हर जगह एक जिन में दो एलिल, अगर दोनों एलिल बिल्कुल एक समान है तो यही कंडीशन कहलाता है
होमोजाइगस कंडीशन। और अगर डिप्लॉयड कंडीशन में दोनों जीन अलग अलग प्रकार का हो, जैसे एक हो बड़ी टी एक हो छोटी टी, एक हो बड़ी आर एक हो छोटी आर, etc। यहां इस जीन में एक एलील है बड़ी टी एक एलील है छोटी टी, यहां पर एक एलील है बड़ी आर एक एलील है छोटी आर। तो जब दोनों एलील अलग अलग प्रकार का हो जाता है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं क्या, हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं डोमिनेंट क्या होता है। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं, हाँ ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, और रिसेसिव, रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, यानी अप्रभावी क्या होता है, अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी क्या होता है, ध्यान देना है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, जैसे हम यहां आते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन यहां बता रहे थे ना, हाँ यहां पर, या हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना प्रभाव दिखाता है वही हो जाता है प्रभावी, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता वो कहलाता है अप्रभावी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखा देता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपना प्रभाव दिखा देता है, वही कहलाता है प्रभावी एलील। जैसे हम देखते हैं यहां बड़ी टी होमोजाइगस कंडीशन में है तो भी पौधा लंबा हुआ, ठीक है, और यहां बड़ी टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में यानी कि छोटी टी के साथ है। बड़ी टी किसके साथ, छोटी टी के साथ, यानी कि बड़ी टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो भी पौधा लंबा हो गया। यानी कि बड़ी टी या तो दो बड़ी टी रहे या तो बड़ी टी छोटी टी के सामने रहे, बड़ी टी हमेशा अपना प्रभाव दिखाता है तो हम बड़ी टी को कह देंगे क्या, प्रभावी। ये प्रभावी एलील है, डोमिनेंट एलील है। लेकिन वही छोटी टी की बात करें तो छोटी टी अगर होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, छोटी टी अगर होमोजाइगस कंडीशन में है, दो छोटी टी एक साथ है, तब हम इसको कहेंगे कि ये पौधा बौना हुआ। लेकिन अगर छोटी टी बड़ी टी के साथ है, अगर छोटी टी बड़ी टी के साथ है यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो क्या छोटी टी अपना प्रभाव दिखाया, नहीं दिखाया। क्या पौधा बौना हुआ, नहीं हुआ। मतलब ये कि छोटी टी एक ऐसा एलील है जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव दिखाता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, तो हम इसलिए छोटी टी को कहते हैं अप्रभावी एलील, रिसेसिव एलील। हम इसको कहते हैं डोमिनेंट। प्रभावी को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और अप्रभावी को कहेंगे रिसेसिव। वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में अपना प्रभाव दिखाता है उसको कहते हैं प्रभावी, डोमिनेंट एलील। जैसे कि बड़ी टी चाहे दूसरे बड़ी टी के साथ रहे या बड़ी टी छोटी टी के साथ रहे, यानी होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखा देता है, तो यह कहा गया प्रभावी एलील, डोमिनेंट एलील। और वह एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, वो कहलाता है क्या, अप्रभावी, रिसेसिव एलील। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां पर हम लिखेंगे डोमिनेंट में वह एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना प्रभाव दिखाता है ना। जो होमोजाइगस, या फिर शॉर्ट में सिर्फ एग्जांपल लिख देते हैं, बड़ी टी हो गया, बड़ी आर हो गया, etc, ये सब क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। और एग्जाम्पल में यहां छोटी टी लिख देते हैं, छोटी टी हो गया, छोटी आर हो गया, etc, ये सब क्या है, रिसेसिव है। इसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, क्लास खत्म होने वाला है। हम लोग देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, ये जीवों का जो बाहरी रूप होता है, बाहरी रूप। जैसे हम फिर से आते हैं उसी पौधा पर, ठीक है, यहां पर ये जो पौधा है, हमको इस पौधा में क्या अंतर लग रहा है, कुछ नहीं, दोनों तो लंबा पौधा है, जीन तो दिखता है नहीं, ये पौधा भी लंबा, ये पौधा भी लंबा, हाँ ये जरूर बौना है। तो जीवों का जो बाहरी रूप होता है, बाहरी रूप कैसा वो दिख रहा है, लंबा है, कम लंबा है,
हाँ गोरा है, सांवला है, क्या है, नहीं है, तो वो जो दिख रहा है लक्षण बाहर से ही, वही कहलाता है क्या, फिनोटिपिक, मतलब फिनोटाइप लक्षण, बाहरी रूप कहलाता है। यानी कि लंबा और बौना ये बाहरी लक्षण है, लेकिन कि जो जीन है, बड़ी टी, छोटी टी, बड़ी टी, ये तो है जीन का बनावट। तो जीवों का जो बाहरी रूप होता है, जीवों का जो बाहरी रूप होता है, वही कहलाता है क्या, फिनोटाइप। एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे लंबा बौना, लंबा और क्या, बौना, पीला बीज और हरा बीज, पीला और हरा बीज। तो ये सब जो लक्षण है ये बाहर से दिख जाता है। तो जीवों के बाहरी रूप को ही कहते हैं फिनोटाइप, और जीन की संरचना को कहते हैं जीनोटाइप। जीन की संरचना को कहते हैं जीनोटाइप। एग्जाम्पल, या तो पौधा में बड़ी टी जीन हो सकता है, या फिर छोटी टी हो सकता है, या फिर बड़ी टी छोटी टी हो सकता है, etc। कई प्रकार का जीन का बनावट हो सकता है। तो जीवों के जीन की संरचना को कहते हैं जीनोटाइप, और बाहरी रूप को कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग अगले क्लास से मेंडल के प्रयोग को पढ़ेंगे। मेंडल ने मुख्य रूप से दो तरह का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के प्रयोग के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम में, तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।